नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर DS चौहान है और इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और हमने भारत के फिजिकल डिविजन्स पढ़ना शुरू किया था और उसमें अब तक हम भारत के 3 बड़े फिजिकल डिवीजन की अलग अलग वीडियोस में बात कर चुके हैं, जिसमें हमने हिमालय की बात की, गंगा के मैदान की बात की, फिर हमने दक्षिण के पठार की भी बात की। अब हम चौथा फिजिकल डिवीजन पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान। तो अब इस वीडियो को ध्यान से देखें और मैं अंत में आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर भी आऊंगा जो इस वीडियो पर आधारित होंगे। तो अगर हम इस तटीय मैदान को समझें तो पहले आप देखिए, मैं ब्रीफ करता हूँ। मैंने आपको यहाँ हिमालय के बारे में डिटेल में बताया, फिर इस गंगा के मैदान के बारे में हम डिटेल में पढ़े, फिर हमने दक्षिण के पठार को पढ़ा पिछले वीडियोस के अंदर कि इसमें कौन कौन से पठार हैं, कौन कौन से पर्वत है, कहाँ स्थित हैं, कौन सी चोटियां हैं, कौन से तर्रे हैं, ये सारी बातें हमने इसमें की थी। अब हम पढ़ रहे हैं कोस्टल प्लेन। तो भारत में ये जो दक्षिण का पठार है उसके और ये जो समुद्री भाग है उसके बीच में पतले पतले मैदान है। एक मैदान तो आप यहाँ से इस तरह से देखें, बहुत पतले पतले से मैदान है, और दूसरा यहाँ आप इस तरह से देखें। इन दोनों को हम कहते हैं तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन, क्योंकि दोनों तट पर स्थित है। इसको हम कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान, इसको हम कहते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। ये देखिए इस तरह से ये नैरो स्ट्रिप्ड है, बिल्कुल पतले पतले से हैं और बिल्कुल ज्यादा चौड़ाई इनकी नहीं है। और इस तरफ वाला जो है बंगाल की खाड़ी के से, इसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं, और इस वाले को हम कहेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी कि पश्चिमी तटीय मैदान। और ये अरब सागर के किनारे पर है। तो ये बिल्कुल पतले से हैं और कहाँ लोकेटेड है? प्रायद्वीपीय पठार और महासागर के बीच में, पानी वाले हिस्से के बीच में। तो इनको हम कहते हैं दोनों को तटीय मैदान। अब आप इस मैप के अंदर भी इसको क्लियरली देख सकते हो। ये मैदान देखिए पूरा इस तरह से ये, और इधर भी आप देखिए ये ज्यादा पतला है, ये थोड़ा ज्यादा चौड़ा है, लेकिन इसकी तुलना में ये और भी पतला मैदान है। तो इसको हम कहते हैं तटीय मैदान दोनों। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। तो ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये गुजरात से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इधर ये गुजरात वाला हिस्सा भी देखिए, ये तटीय क्षेत्र है, यहाँ भी आप देखिए मैदान है गुजरात में, और यहाँ से स्टार्ट होके ये पूरा रीजन है। तो इसको हम कहते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। चौड़ाई इसकी औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर ही है, मात्र 64 किलोमीटर, पतली स्ट्रिप है। लेकिन नर्मदा और ताप्ती के ये जो नदी के मुहाने हैं वहां थोड़ा चौड़ा हो जाता है, 80 किलोमीटर के आसपास, बाकी बिल्कुल पतला है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो ये ध्यान रखें, इसका फॉर्मेशन हुआ सबमर्ज, इसको हम निमज्जन भी कहते हैं। बेसिक बात क्या है, ये पूरा पश्चिमी घाट देखिए, ठीक है। तो यहाँ एक फाल्ट पड़ा है, पश्चिमी घाट और ये जो तटीय मैदान है ये दोनों मिले हुए थे। फाल्ट पड़ा, फाल्ट पड़ने के बाद क्या हुआ कि ये जो तटीय मैदान है वो नीचे चला गया और पठार जो घाट है वो ऊपर रह गया। तो इसका निमज्जन हो गया है एक तरह से, अगर हम देखें सबमर्जेंस हुआ है, ये नीचे की तरफ चला गया। अब बेसिकली बात क्या है कि ये प्राचीन चट्टानों से बना हुआ पूरा दक्षिण का जो पठार है। तो इस पूरे तट पर अगर हम देखेंगे तो आपको यही चीजें नजर आएगी। आप कभी मुंबई गए होंगे, वहाँ काली काली बड़ी बड़ी चट्टानें हैं तट के ऊपर, या बाकी जो कोस्ट है वो भी बड़ा मजबूत है, मतलब स्ट्रांग है, कारण कि वो इस पठार का हिस्सा था और ये तो सारी लावा निर्मित चट्टानें हैं और उसी से वो टूट के नीचे की तरफ चला गया है। तो ये, और इसके हमारे पास कई प्रमाण भी है, जैसे हम यहाँ द्वारिका वगैरह इनके मंदिर देखें तो वो डूब रहे हैं, वो मतलब नीचे जा रहे हैं। यहाँ नीचे की तरफ अगर हम देखें तो प्राचीन जो पेड़ थे उनके कहीं ठूंठ और ऐसे अवशेष भी मिलते हैं, तो उससे पता लगता है पहले ये हिस्सा कहीं कहीं ऊपर था, सबमर्जन हो गया इसका, मतलब निमज्जन हो गया और वो नीचे चला गया है। तो इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। अब ये बहुत मजबूत चट्टाने हैं, तो यहाँ किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, मजबूत है, स्ट्रांग है, कहीं पर भी कुछ भी किया जा सकता है। और इसका एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, मुंबई को ही देख लीजिए आप। मुंबई क्या, छोटे छोटे 7 द्वीप थे, अब उन साल उसमें से सालसेट एक बड़ा द्वीप था। अब उन छोटे छोटे द्वीपों के बीच में पानी था, तो अंग्रेजों ने क्या किया, सारा मलबा डाल के उसको भर दिया। वो काम ये यहाँ कर सकते थे, कारण उसका ये था कि नीचे बेस स्ट्रांग है, मजबूत है, कीचड़ दलदल नहीं है वहां पे। तो ऐसे में ये पूरा जो है, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये पूरा जो तट है वो चट्टानी है, मजबूत स्ट्रांग है एक तरह से।
और इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो 180 मीटर है, यानी कि समुद्र तल से बिल्कुल पास में है, इसलिए हम तटीय मैदान इसको हम कहते हैं। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये बंदरगाह बनाने के लिए बड़ा ही पॉपुलर है, और भारत के कुछ मेजर बंदरगाह यहाँ पर स्थित है, जिसमें हम इधर से चलें तो कोचीन की बात करें, मुंबई की बात करें, मारमागोआ की बात करें, मैंगलुरु, कोचीन, हम इसी टॉपिक में इस पर भी बात करेंगे डिटेल में इन बंदरगाहों के बारे में। लेकिन ये सारे बंदरगाह यहाँ बनाना आसान है, क्योंकि तट जो है वो कटा है, और नेचुरली ये सारे बंदरगाह बनाने में बड़ा आसानी रहती है। और थोड़ी चट्टाने मजबूत है, इसलिए बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करने में भी कोई ज्यादा समस्या नहीं आती है। और यहाँ पर लेगून भी बनते हैं, जिनकी हम आगे इसी में बात करते हैं। तो ये जो पूरा तटीय मैदान है उसकी ये कुछ खास बातें हैं। अब हम इसको अलग अलग टुकड़ों में बांट के देखते हैं। इस पूरे तटीय मैदान को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला भाग जो गुजरात में स्थित है उसको हम कहते हैं काठियावाड़ का मैदान, या गुजरात का मैदान भी कहते हैं। ये कच्छ से लेकर सौराष्ट्र तक वाला पूरा जो रीजन है उसको हम गुजरात के मैदान के नाम से या काठियावाड़ के मैदान के नाम से जानते हैं। यहाँ से आगे इसको कोकण, मुख्यतः जो महाराष्ट्र है उसको कोकण का मैदान कहा जाता है। ये दमन से लेके गोवा तक, मैंने आपको यहाँ बताया था दमन और यहाँ गोवा, इनके बीच में लगभग 500 किलोमीटर का दायरा होगा ये, जिसमें ये पूरा कोकण का मैदान स्थित है। तीसरे पोर्शन को इसको हम कहते हैं कन्नड़ का मैदान, या इसको कर्नाटक का मैदान भी कहते हैं। ये गोवा से लेके यहाँ मैंगलोर एक जगह है कर्नाटक की, तो उनके बीच में ये लगभग 125 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। इसको हम कहते हैं कन्नड़ का मैदान या कर्नाटक का मैदान भी कह सकते हैं। चौथा जो अंतिम हिस्सा है, यानी कि पश्चिमी तटीय मैदान का जो सबसे दक्षिणी भाग है, और वो मूलतः केरल में स्थित है। मतलब मैंगलोर से हम आगे शुरू करें तो कन्याकुमारी तक ये भी लगभग 500 किलोमीटर होगा। इसको हम कहते हैं मालाबार तट, मालाबार, ठीक है, केरल वाला ये जो तट है। और ये जो पूरा तट है, मालाबार तट है, आगे इधर पश्चिमी घाट है, ये सब जगह देखो तो आप मसालों का बगीचा कहलाती हैं। यहाँ बहुत ज्यादा मसाले पैदा होते हैं। नारियल यहाँ बहुत पैदा होता है, चावल है, केले हैं, इन सब के उत्पादन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये पूरा। चाहे इस घाट की भी हम बात करें या इस मैदान की भी हम बात करें, तो ऐसे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अच्छा, यहाँ पर एक लेक है जिसका नाम है वेम्बानाथ। बेसिकली एक लेगून है, बिल्कुल यहाँ पर आप देखें इस जगह पर, यहाँ। तो इसको हम क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहते हैं, अरब सागर की महारानी। हालांकि एक स्थान की बात करें तो कोचीन को भी अरब सागर की महारानी अरब सागर की रानी कहा जाता है, पर एक झील हम देखें तो इसको भी अरब सागर की रानी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहते हैं। अब ये देखते हैं कि ये लेगून किस तरह से फैला हुआ है। बेसिक चीज क्या, लेगून क्या होता है, आप ये सेटेलाइट इमेज है, इस इमेज में आप यहाँ पर देखिए, ये पूरा पानी वाला हिस्सा आप देख रहे होंगे, ठीक, यहाँ तक फैला हुआ, बहुत लंबा है ऐसे, ये पूरा, इसको वेम्बानाथ कहते हैं। वेम्बानाथ झील भी कहते हैं। वैसे ये लेगून के उदाहरण है। लेगून क्या होता है, जैसे समुद्र से निर्मित जो शिलाकृतियां होती है उसमें हम देखते हैं कि समुद्र से लहरें आती हैं, तटवर्ती क्षेत्रों पे इरोजन करके जो मलबा होता है उसको पीछे ले जाके जमा देती है। तो समुद्र और इस पानी वाले हिस्से के बीच में एक दीवार बन जाती है, और ऐसा नहीं कि दीवार बिल्कुल बंद ही होती है, ये जगह जगह पे खुली रहती है, कहीं समुद्र का पानी इसमें चला जाता है तो मिक्स होता रहता है, इसलिए पानी लेगून का खारा ही होता है। तो ये अगर हम देखें यहाँ पर, तो इसको वेम्बानाथ लेगून हम कहते हैं, या वेम्बानाथ के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें नावें दौड़ाने की कंपटीशन भी होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर फेमस है। केरल में इसका बहुत महत्व है, इकोनॉमिकली भी इसका बहुत महत्व है। ये वेम्बानाथ लेगून है। और यहाँ छोटे छोटे कई सारे लेगून आपको मिल जाएंगे केरल, इस मालाबार तट पर बहुत सारे लेगून हैं। भारत में अगर हम कहें कि सबसे ज्यादा लेगून कहाँ स्थित है, तो मालाबार तट पर ही स्थित है लेगून सबसे ज्यादा। अब हम बात करते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की, इसकी बात करते हैं ये किस तरह से फैला हुआ। तो ये इधर हम देखें तो यहाँ एक स्वर्ण रेखा नदी है, और वहां से लेकर फिर ये कन्याकुमारी तक फैला हुआ है ऐसा। लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो पिछले वाले इसकी तुलना में ज्यादा है। ये तो 64 किलोमीटर औसतन चौड़ा था, लेकिन ये 160 से 480 किलोमीटर तक चौड़ा है। जहां जहां नदियां, जैसे महानदी, यहाँ इसका मैदान और डेल्टा, तो यहाँ चौड़ाई बढ़ जाती है। गोदावरी कृष्णा के डेल्टा और ये, तो इसकी भी चौड़ाई बढ़ जाती है। यहाँ कावेरी में इसकी चौड़ाई, तो जहां जहां नदियां हैं वहां इसकी चौड़ाई ज्यादा हो जाती है, तो ये थोड़ा ज्यादा चौड़ा है। अब सवाल ये भी है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब ये मैदान कैसे बना। तो इससे जस्ट उल्टा इसके साथ होता है।
यहाँ मैंने आपको कहा था कि ये इस घाट के साथ में वो टूट गया, फाल्ट पड़ा और वो नीचे धंस गया, लेकिन ये हिस्सा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। कारण उसका ये है कि ये सारी नदियां डेल्टा बना रही है और ये मलबा लाला के इसमें डालती रहती है, तो ये धीरे 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 इसका इसे ऊपर उठ रहा है। तो इसका निर्माण ऊपर उठने से हो रहा है, उसका निर्माण नीचे जाने से हुआ है। लेकिन अब एक बेसिक फर्क हो गया, ये सब डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं तो वो मलबा ला के यहाँ उड़ती है, वो सब कीचड़ है, दलदल है। तो ये जो पूरा तटीय मैदान है वो दलदली है, जबकि इसके लिए हमने कहा था ये पथरीला है, स्टोनी है, चट्टाने हैं यहाँ पे। ये सारा कीचड़ और दलदल है, इसलिए यहाँ आसानी से कंस्ट्रक्शन संभव नहीं है, बहुत मतलब बहुत सावधानी के साथ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो ये सामान्य बात है, कहीं कहीं कठोर जगह जगह भी होती है, लेकिन नॉर्मली हम कहेंगे ये सारा दलदली क्षेत्र है, कीचड़ दलदल वाला हिस्सा है। और ये यहीं से शुरू हो जाता है, गंगा के मैदान से पूरा आगे वाला ये पूरा रीजन कीचड़ दलदल से बना हुआ है। छोटे छोटे कई आइलैंड भी हैं आसपास, वो भी डेल्टा में बने हुए हैं, लेकिन वो कीचड़ दलदल वाले ही पूरे क्षेत्र हैं। तो दोनों मैदानों के बारे में हम उत्पत्ति के बारे में कहें तो पश्चिमी मैदान टूट के नीचे गया है, चट्टानी है। पूर्वी मैदान डेल्टाओं के कारण धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। अब हम कुछ इसकी बात करें तो इसको हम, ये जो कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा है, वहां से इसको हम मूलतः दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे इसको हम चार भागों में बांट रहे थे, उसी तरह से इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। वो दो भाग कौन से हैं? उत्तर वाले हिस्से को हम कहते हैं उत्तरी सिरकार तट, सिरकार शब्द है, या कहीं कहीं सरकार भी लिख देते हैं लोग, तो उत्तरी सिरकार तट कहते हैं इसको। ठीक है, ये तो यहाँ स्वर्ण रेखा एक नदी है, हम नदियों वाले चैप्टर में इसको देखेंगे। लेकिन यहाँ से लेकर ये एक नदी पूरी आगे, ये तो गंगा का डेल्टा है, यहाँ ये स्वर्ण रेखा नदी, और वहां से गोदावरी के डेल्टा तक इसको उत्तरी सरकार तट कहते हैं। ओडिशा में इसको उत्कल का मैदान भी कहते हैं, और यहाँ आंध्रा वाला जो हिस्सा है उसमें इसको गोलकुंडा का मैदान भी कहा जाता है, काकीनाडा का मैदान भी इसको कहा जाता है। और ये जो गोलकुंडा और काकीनाडा का मैदान है, ये बेसिकली ये बीच वाला हिस्सा है जहाँ गोदावरी और कृष्णा दोनों नदियां मिलती है, क्योंकि दोनों के डेल्टा तो मिले हुए ही हैं, दोनों नदियां लगभग अपना मुहाना एक ही जगह बनाती है, तो मिले हुए हैं दोनों के डेल्टा जो है। तो गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा के बीच में गोलकुंडा और काकीनाडा भी इसको कहते हैं। तो उस उत्तरी तट के बाद हम ये जो हिस्सा देखते हैं दक्षिण वाला, यानी कि पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी हिस्सा, उसको हम कोरोमंडल तट कहते हैं। और ये इस कृष्णा के डेल्टा से लेके, गोदावरी का डेल्टा तो वहां तक था, कृष्णा के डेल्टा, क्योंकि दोनों डेल्टा आसपास ही हैं, तो कृष्णा के डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक ये कोरोमंडल तट है। तो इसको आंध्र प्रदेश में हम आंध्र प्रदेश का मैदान भी कहते हैं, आंध्रा का मैदान भी कहते हैं। तमिलनाडु में इसको तमिलनाडु का मैदान भी कहते हैं। जो पुलिकट, यहाँ एक आंध्रा और तमिलनाडु के तट पर एक झील है, वहां से लेकर आगे कन्याकुमारी तक इसको तमिलनाडु का मैदान भी कहते हैं, और यहाँ आंध्रा का मैदान भी कहते हैं, पर पूरे तट का नाम कोरोमंडल तट है। तो इस तरह से गोदावरी कृष्णा डेल्टा क्या करता है, इसको दो भागों में डिवाइड कर देता है, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट इसको हम कहते हैं। अब इस पूरे तट के ऊपर भी कुछ लैगून हैं जो बड़े प्रसिद्ध हैं, हम उनकी बात यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ओडिशा में, उत्तरी सरकार तट में ओडिशा के अंदर एक एक झील है, चिल्का झील हम इसको कहते हैं। बेसिकली हम झील कहते हैं इसको, लेकिन है ये लेगुन का उदाहरण है, ठीक है, इसको लेगुन कहते हैं। झील और लेगुन में थोड़ा सा फर्क होता है, झील के चारों तरफ स्थल भाग होता है, और लेगुन में क्या है, दो तीन तरफ तो स्थल भाग ही होता है, लेकिन उसका एक हिस्सा कहीं पे समुद्र से जुड़ा रहता है, उसके उसके जो पोर्शन होता है, तो थोड़ा सा फर्क है, लेकिन झील भी हम कहते हैं तो ये चिल्का झील है, 70 किलोमीटर तो लंबी होगी, 30 किलोमीटर चौड़ी है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो ये कितनी बड़ी होगी। एरिया लगभग 1100 स्क्वायर किलोमीटर है, और ये लार्जेस्ट लेगून इन इंडिया, या हम ऐसा भी कहें कि भारत की सबसे बड़ी झील, ऐसा भी हम कह सकते हैं। इसके खास बात है क्योंकि लेगून का पानी समुद्र से जुड़ा रहता है, तो खारे ही रहते हैं, सामान्यतः वो खारे ही रहते हैं। लेकिन इसका जो एक विशेषता है कि इसका 6 महीने पानी मीठा होता है, 6 महीने खारा होता है। उसका कारण है ये महानदी है, इस तरफ बहती है, तो बारिश के सीजन में जब महानदी में लॉट ऑफ पानी आता है एक साथ में, तो खारा पानी समुद्र की तरफ निकल जाता है। फिर वो मौसमी नदी है, तो बाद में फिर वो समुद्र का पानी अंदर जाके खारा हो जाता है, ऐसा नॉर्मली कहा जाता है। दूसरा अगर हम देखें तो पुलिकट लेगून है, यहाँ पर आप देखिए पुलिकट कहलाता है, और ये इधर तमिलनाडु है और इधर आंध्रा है। तमिलनाडु और आंध्रा की सीमा पर है, लेकिन आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है यहाँ पर, इस तरह से। तो इस पुलिकट के लेगून की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ देखिए ये हिस्सा इसका कुछ ज्यादा गहरा, लेकिन धीरे छेलो बहुत कम गहरा, वो यहाँ तक फैला हुआ इधर बिल्कुल ही पूरा, पूरा ही लेगून है ऐसे। और इस लेगून के फॉर्मेशन में ये जो हिस्सा है वो श्री हरिकोटा कहलाता है,
और यहीं पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, और यहीं से भारत में सारे सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। तो ये सैटेलाइट लॉन्च पैड जो है वो यहाँ बना हुआ है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में, और ये पुलिकट लेगून में स्थित है, उसका एक द्वीप है ये, उसमें स्थित है। तो ये है, क्योंकि इनको जो है समुद्र के तट पर ही स्थापित करना ठीक रहता है, क्योंकि लॉन्च के समय इनके नाकाम होकर वापस गिरने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो गिरे तो समुद्र में ही गिरे, ताकि वहां कोई नुकसान नहीं पहुंचे, इसलिए इस तट पर ही ज्यादातर ये स्थापित किए जाते हैं। और उस समय नीचे जो जो जहाज की एक्टिविटी है वो सब बंद कर दी जाती है, और जब इनको लॉन्च कर दिया जाता है, किया जाता है। खैर, तो ये श्री हरिकोटा के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और ये पुलिकट लेक। इसी तरह से अगर हम देखें तो यहाँ एक और है कोल्लेरू करके। तो ये कोल्लेरू भी एक लेक, या हम ये कह सकते हैं कि ये है, लेकिन ये फ्रेश वाटर है, और ये काफी अंदर चली गई है आंध्र प्रदेश के अंदर। और ये गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच में है। तो एक तरफ गोदावरी का डेल्टा, दूसरी तरफ उसके बीच में ये है, और ये काफी अंदर की तरफ है, समुद्र के तट पर नहीं है, जैसा कि हम चिल्का में देख रहे हैं कि उसका पानी इसके साथ मिल रहा है। ये अंदर की तरफ है। तो इस तरह से ये कोल्लेरू है। अगर हम चारों को एक साथ देखें तो आप देखिए, यहाँ मैंने वेम्बनाड की बात की थी, यहाँ पर चिल्का है, यहाँ पर पुलिकट है, और ये कोल्लेरू है। एक साथ आप इस तरह से देख सकते हो। स्टेट भी ध्यान रख सकते हो, कोल्लेरू और पुलिकट दोनों आंध्रा में है, चिल्का उड़ीसा में है, और वेम्बनाड केरल में है। ये भी प्रश्न कभी कभी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पानी में झील जो है वो चिल्का है, भारत में सबसे बड़ा। तो तटीय मैदानों से संबंधित इतनी इंफॉर्मेशन हमने ली। उसके बाद मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा, तो मुझे आप उसके आंसर देंगे, ऐसी उम्मीद है। पश्चिमी तटीय मैदान की औसत चौड़ाई कितनी है? पश्चिमी तटीय मैदान को गोवा से मैंगलोर के बीच में क्या कहा जाता है? पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? चिल्का लैगून किस राज्य में स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस द्वीप पर स्थित है? गोदावरी एवं कृष्णा डेल्टा के बीच कौन सी झील स्थित है? वेम्बनाड लेगून क्यों प्रसिद्ध है? कुछ प्रश्न है, आप इसके आंसर दीजिए, अपने आप को मार्क्स दीजिए। और फिर अगर आपको नहीं प्रश्नों के आंसर पता चल रहे हैं तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख के इन आंसरों को ढूंढने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। ये वीडियो यहीं समाप्त करेंगे हम, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे, जिसमें हम तटीय मैदान के बाद में हमारे जो द्वीप समूह हैं और थार का डेजर्ट, ये दो फिजिकल डिवीजन अभी बच रहे हैं, तो उनकी बात हम करेंगे अगले वीडियो में। बहुत जल्द मिलते हैं। आप पानी बचाइए और पेड़ों को बचाइए। मेरा वीडियो ये आपने देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।